नमस्कार साथियों, SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टेस्ट था हमारा वो समय ज्ञान और माहेश्वरी सूत्रों को लेकर था, जिसमें 10 प्रश्न है वो समय ज्ञान से संबंधित दिए गए थे और 10 प्रश्न है वो माहेश्वरी सूत्रों में से दिए गए थे। साथियों, ये जो 20 प्रश्न दिए गए थे वो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि आप की जो एग्ज़ाम का पेपर होगा उनमें जो प्रश्न आएगा वो इन 20 प्रश्नों से ही हो सकता है। इसमें जो समय के प्रश्न मैंने रखे हैं वो भी हर तरीके से रखे हैं कि आपकी परीक्षा में है वो किस तरह से प्रश्न आ सकता है, और माहेश्वरी सूत्रों में भी आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने इस टेस्ट में शामिल करने का प्रयास किया है। साथ ही जो माहेश्वरी सूत्र का टॉपिक है उस पे अगर आपको वीडियो की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं माहेश्वरी सूत्रों को समझाने के लिए आप के लिए एक सेपरेट वीडियो है वो बना दूंगा, और ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं इन प्रश्नों के माध्यम से ही इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और इस प्रश्न के किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें। साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल अक्षर के बटन के ऊपर क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। और साथियों, इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और साथ में ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, पहला प्रश्न आपके पेपर में दिया गया था 3 इति समयम अक्षरई लिखन्तु। 3 बजे का जो समय होता है उसको हमें संस्कृत में बताना था। क्या कहते हैं? तो द्विवादनम कहते हैं 2 बजे को, त्रिवादनम कहते हैं 3 बजे को, चतुर्वादनम कहते हैं 4 बजे को, और एक वादनम कहते हैं 1 बजे को। तो यहाँ देखिए 3 बजे वाला ऑप्शन कौन सा है? बी का ऑप्शन सही है। तो इस तरह से जो पहला प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा बी, और अपने आंसर हैं वो साथ साथ में कमेंट करते चलें। तो साथियों, इस तरह के जो सीधा टाइम पूछा जाता है उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने समय ज्ञान का एक वीडियो भी बनाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी 1 से 12 तक की संख्याएं हैं उनकी आपको संस्कृत याद करनी है और उसके आगे वादनम लगा देना है, तो वो आपका सीधा समय हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया था 5:15 इति समयम अक्षरई लिखन्तु। यहाँ आपको दिया गया था ऑप्शन सपाद पंचवादनम, पंचदशाधिक पंचवादनम, पंचदशोत्तर पंचवादनम, उपयुक्तम सर्वम। तो साथियों, कोई भी प्रश्न हो उसको आप इजी नहीं माने, और जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शनों को एक बार आप जरूर पढ़ें। अब इसी प्रश्न में मैंने ये इसीलिए रखा था ये प्रश्न कि ज़्यादातर विद्यार्थी है वो पहला ऑप्शन देख करके यहीं टिक कर देते हैं, नीचे वाले 3 ऑप्शन और देखते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि इस प्रश्न का लगभग 40-50% विद्यार्थी हैं वो आंसर गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप पहला ऑप्शन पढ़ते हैं सपाद पंचवादनम और इसको टिक कर देते हैं, नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो साथियों, इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं। सपाद पंचवादनम का मतलब भी 5:15 होता है, और पंचदश अधिक का मतलब 15 अधिक हैं, और पंचवादनम 5:15। पंचदशोत्तर यानी 5:10 उत्तर है अधिक, और उत्तर लगा करके आप बता सकते हैं किसी भी समय को पंचवादनम, तो इसका मतलब भी 5:15 है। तो इस तरह से इस दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा डी का। अपना आंसर है वो कमेंट करते चलें साथ साथ में। अब देखिए तीसरा प्रश्न,
सार्ध अहम, खाली जगह है, यहाँ आपको समय लिखना है, अहम प्रातरासम करोमि। अब ऑप्शन आपको दिए गए थे सप्तवादनम, सप्तवादने, सप्तवादनानि और सप्तवादने। तो साथियों अब आप यहाँ गलती कर रहे हैं और इसका आंसर है वो सप्तवादनम कर रहे हैं। साथियों ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ भी आपको दिनचर्या बतानी है, क्या बतानी हो, दिनचर्या बतानी हो, तो वहाँ वादनम शब्द आपको नहीं काम में लेना है। दिनचर्या बताते समय आपको वादने काम में लेना है, क्योंकि जो भी हम दिनचर्या व्यक्त करते हैं उसमें वादने यानी सप्तमी का एक वचन आपको प्रयुक्त करना है। तो यहाँ सार्ध सप्तवादने अहम प्रातरासम करोमि, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी का होगा। 7:30 बजे मैं प्रातरासम यानी नाश्ता करता हूँ। अब इसी तरह से सार्ध षड्वादने अहम उत्तिष्ठामि, मैं 6:30 बजे उठता हूँ। या पंचवादने अहम उत्तिष्ठामि, 5 बजे मैं उठता हूँ। तो अगर दिनचर्या का अगर कोई वाक्य दिया गया है तो वहाँ वादनम की जगह आपको वादने काम में लेना है, सप्तमी का एक वचन। ये छोटी सी गलती है, वो आपका एक प्रश्न है वो गलत करा सकती है। इसलिए हर तरह से हर कॉन्सेप्ट को मैंने इन 10 प्रश्नों में शामिल करने का प्रयास किया है। समय के और जो माहेश्वरी सूत्र हैं उनसे संबंधित भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने से संबंधित ही मैंने इस टेस्ट में जो प्रश्न है उनको शामिल किया है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना, जहाँ भी दिनचर्या का वाक्य आए वहाँ वादनम की जगह वादने करना है। अब देखिए नेक्स्ट चौथा प्रश्न, पादोन द्विवादनम इति समयम अंकै लिखन्तु। पादोन, पादोन का मतलब है 15 कम, 15 कम द्विवादनम 2 बजने में। 2 बजने में 15 मिनट कम का मतलब क्या हुआ, 2:15 तो नहीं होगा, 2:45 भी नहीं होगा और 1:45 होगा, 1:15 भी नहीं होगा। इस तरह से इस चौथे प्रश्न का सी आंसर है वो सही होगा। 1:45 कहें या फिर 2 बजने में 15 मिनट कम कहें, और संस्कृत में इसको कहते हैं पादोन द्विवादनम। ठीक है साथियों, अब देखिए नेक्स्ट 5 का प्रश्न। 5वां प्रश्न, यहाँ आपको एक घड़ी का चित्र दिया गया था। घटिकाम दृष्टवा समयम लिखन्तु, इस घड़ी को देख करके समय बताना था। तो यहाँ देखिए ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। इस घड़ी में बजे हुए हैं 10:10। कितने बजे हैं साथियों, 10:10। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 वादनम। ठीक है। पंचशत अधिक का मतलब कितना हुआ साथियों, 50 अधिक द्विवादनम यानी 2:50। ये गलत है। 10 न्यून 10 वादनम, 10 बजने में 10 मिनट है। 10 न्यून का मतलब 10 मिनट कम है, तो इसका मतलब तो हुआ 9:45, सॉरी 9:50। पंचशतोत्तर 10 वादनम, पंचशतोत्तर का मतलब कितना हुआ, 50 अधिक और 10 वादनम यानी 10:50। तो ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर है वो होगा पहला ही, 10 वादनम यानी 10:10 हुए हैं। तो इस तरह से इस 5 के प्रश्न का पहला आंसर है वो सही होगा। लगभग विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही दिया है। अब देखिए नेक्स्ट छठा प्रश्न दिया गया था 10 कलोत्तर अधिक द्विवादनम। कला कहते हैं साथियों मिनट को, कला, निमेष और पल, ये 3 शब्द हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इनमें कलोत्तर भी कह सकते हैं, निमेषोत्तर कह सकते हैं, पलोत्तर कह सकते हैं। तो मिनट के लिए ये 3 शब्द हैं वो काम में आते हैं। तो 10 कलोत्तर अधिक यानी 10 मिनट ज़्यादा हैं द्विवादनम 2:10। 2:10। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 2:10 कौन से ऑप्शन में है, बी के ऑप्शन में है। तो इस तरह से छठे प्रश्न का बी आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 7 का प्रश्न। 7वां प्रश्न दिया गया था
10:55 इति समयम अक्षरैः लिखन्तु। तो यहाँ देखिए इस 10:55 के समय को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। पंच न्यून 10 वादनम, गलत आंसर। यानी यहाँ पंच न्यून 10 वादनम, 10 बजने में 5 मिनट कम नहीं है, 11 बजने में है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पंच न्यून एकादश वादनम, 5 मिनट कम है 11 बजने में, ये आंसर सही है। पंच पंचाशत 10 वादनम, यहाँ पंच पंचाशत का मतलब 55, 10 वादन, तो ये कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है इस तरह का समय बताने के लिए। पंचाधिक 10 वादनम, 5 अधिक हैं 10 बजकर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, बी का आंसर सही हुआ। साथियों, आपको भी इसी तरह से परीक्षा में ऑप्शन काटते हुए अगर आप करेंगे तो आपका आंसर है वो जल्दी आएगा। तो इस तरह से आपको परीक्षा में जो ऑप्शन है उनको काटते हुए सरल करना है प्रत्येक प्रश्न को, चाहे वो किसी भी विषय का पेपर आप हल कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न। 8वां प्रश्न दिया गया था 5:20 इति समयम अक्षरै लिखन्तु। तो इसको आपको शब्दों में लिख करके बताना है। विंशत्यधिक पंचवादनम, विंशत्यधिक यानी 20 मिनट ज़्यादा है, और 5 वादनम, पंचवादनम का मतलब 5:20। ठीक है, पहला ऑप्शन। विंशति कलोत्तर पंचवादनम, पंचवादनम 5 बजकर, विंशति कलोत्तर यानी 20 मिनट ज़्यादा है। ठीक है, फिर विंशति निमेषाधिक 20 मिनट अधिक हैं, पंचवादनम 5:20। तो इस तरह से देखिए आपके तीनों ही ऑप्शन में इसका आंसर है वो सही है, यानी 5:20 है, उसको आप इस तरीके से तीनों तरीके से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी का उपयुक्त सर्वम। अब देखिए नेक्स्ट 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न दिया गया था 7:30 इति समयम अक्षरै लिखन्तु। इसको आपको अक्षरों में लिखना था। सपाद सप्तवादनम, इसका मतलब तो हुआ 7:15। सपाद नववादनम, इसका मतलब हुआ 9:15। सार्ध सप्तवादनम, इसका मतलब हुआ 7:30। और सप्ताधिक सप्तवादनम, इसका मतलब हुआ 7:07। तो यहाँ देखिए कौन से ऑप्शन में आया इसका ऑप्शन आंसर, सी के आंसर में। तो यहाँ इस 9 के प्रश्न का सी आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 10 का प्रश्न। 11:45 समयम अक्षरै लिखन्तु। इसको आपको अक्षरों में लिखना था। सार्ध एकादश वादनम, तो ये गलत है, यानी 11:30 हुआ इसका मतलब। तो सपाद एकादश वादनम, एकादश वादनम और सपाद, इसका मतलब 11:15। पादोन एकादश वादनम, 11 बजने में 10 मिनट कम है, सॉरी एक पाद कम है, यानी 15 मिनट कम है, तो वो कितना हुआ 10:45। अब पादोन द्वादश वादनम, 12 बजने में 45 मिनट कम है, तो इसका मतलब कितना हुआ 11:45। तो इस तरह से जो 10 का प्रश्न है उसमें 4th आंसर इसका सही होगा। चौथा ऑप्शन जो डी का ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 11 प्रश्न। साथियों 11 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न हैं वो अब माहेश्वरी सूत्रों से लिए गए हैं। 10 जो प्रश्न थे वो आपके समय ज्ञान से संबंधित थे। अब देखिए 11वां प्रश्न माहेश्वरी सूत्रों से लिया गया है। माहेश्वर सूत्रान कथ्यते, सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, जो माहेश्वरी सूत्र हैं उनको और किस नामों से पुकारा जाता है। उन सभी ऑप्शन को मैंने यहाँ शामिल करने का प्रयास किया है। पहला ऑप्शन दिया गया अक्षर समामनाय, प्रत्याहार सूत्रम, शिव सूत्र जालम। तो इसके ये तीनों ही नाम सही हैं। इस तरह से 11वां जो प्रश्न है उसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा इसको कहते हैं वर्ण समामनाय भी कहते हैं, वर्ण समामनाय, यह ऑप्शन भी इसका होता है वर्ण समामनाय, ये भी इसको कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और शिव सूत्र जालम भी इसको कहते हैं। और एक और है इसका सूत्र जालम है कि वर्णमाला
ऐसे नाम, इसे एक और है इसका। तो इसके जितने भी नाम हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट 12 का प्रश्न। 12 प्रश्न दिए गए हैं, माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति। ये सीधा सा प्रश्न है, ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो ऑप्शन आपको दिए गए थे, चतुर्दश, चत्वार, पंचदश, द्विचत्वारिंशत्। तो इसका राइट आंसर क्या किया आपने साथियों, कमेंट कर दें। इसका राइट आंसर है चतुर्दश, यानी 14 है। माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? 14 हैं। और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो शिवजी का डमरू है जिसको कहते हैं ढक्काम, कई बार परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति है वो किस वाद्य यंत्र से हुई है, तो उसका आंसर क्या होगा? ढक्काम। ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न है, वो भी आप नोट कर लें और इसको याद रखें। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, पंच नववारम, पंच नववारम, 5 और 9 को जोड़ेंगे आप तो कितने होते हैं? 14। यानी शिवजी ने उस डमरू कितने बार बजाया? 14 बार बजाया, लेकिन किस क्रम में बजाया? पंच नववारम। तो ये भी आपको याद रखना है, पंच नववारम। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न है वो आपके लिए एक्स्ट्रा हैं, इनको भी आपको याद रख लेना है। अब देखें नेक्स्ट 13वां प्रश्न, माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य प्रयोगः द्विवारम् अभवत्। माहेश्वरी सूत्रों में कौन से वर्ण का यानी कौन से अक्षर का 2 बार प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे आपको, न, ल, है और ये। तो यहाँ साथियों इस है वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है। एक तो जो 5वां सूत्र है ये वरटे, है ये वरटे, इसमें इस है वर्ण का प्रयोग हुआ है। और एक जो अंतिम 14वां सूत्र है हल, उसमें इस हल वर्ण का है वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जो 14 माहेश्वरी सूत्र थे उनमें जो है वर्ण है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। अब देखें नेक्स्ट 14वां प्रश्न, कस्मिन् माहेश्वरी सूत्रौ अकारस्य अपि इत संज्ञा जाता है। किस माहेश्वरी सूत्र में अकार की भी इत संज्ञा हुई है? साथियों जो भी 14 माहेश्वरी सूत्र हैं उनमें जो अंतिम हलंत अक्षर है, अंतिम जो हलंत अक्षर है, जैसे अ ई उण है, पहला जो सूत्र है उसमें जो अंतिम अक्षर न है वो हलंत है। दूसरा री लृक है उसमें क हलंत है। इसी तरह से ए ओंग है उसमें ग है वो हलंत है। आई औच उसमें च हलंत है। यानी प्रत्येक जो सूत्र है उसका अंतिम अक्षर क्या है? हलंत है। उस सूत्र की तो हलंत्यम एक सूत्र है, हलंत्यम, हलंत्यम एक सूत्र है, उसके द्वारा इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने के बाद में लोप हो जाता है। लेकिन एक सूत्र ऐसा है कि उसमें जो वर्ण है उनमें से भी ए का लोप हुआ है, वो आपको बताना था। तो ए ई उण ऑप्शन दिया गया था, लण, हल और है वर्ण। तो साथियों इसमें से कौन सा सूत्र ऐसा है कि उसमें से यह अंतिम अक्षर है उसकी तो इत संज्ञा हुई है, उसके अलावा भी इनमें जो अक्षर है उनमें उच्चारण के लिए ए वर्ण दिया हुआ है, उसकी भी इत संज्ञा हो गई। तो जो लण सूत्र है यानी जो छठा सूत्र है लण, उस लण के लय में जो ए है, लण के लय में जो ए है उस ए की भी इत संज्ञा हुई है। ज़्यादातर विद्यार्थी हैं उन्होंने इस प्रश्न का आंसर है वो गलत किया है, इसलिए आप अब से इस प्रश्न को याद कर लें कि जो लण सूत्र है उसमें अकार का भी लोप हुआ है। बाकी अंतिम जो हलंत अक्षर है उसका तो लोप होता ही है, इसके अलावा जो लण सूत्र है उसमें लय में जो ए है उसका भी इत संज्ञा हुई है। अब देखें नेक्स्ट 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न दिया गया था, माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य संज्ञा भवति। अभी मैंने आपको बताया है कि माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? लोप संज्ञा, इत संज्ञा, संयोग संज्ञा और पद संज्ञा। अब यहाँ भी कई साथी हैं वो कंफ्यूज हैं। हलंत्यम जो सूत्र है, हलंत्यम जो सूत्र है उसके द्वारा अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा हुई है। कौन सी संज्ञा हुई है साथियों? इत संज्ञा हुई है। और इत संज्ञा होने के बाद में एक सूत्र आता है अदर्शनम लोप है। कौन सा सूत्र आता है?
अदर्शनम लोप है, तो उस सूत्र के द्वारा उसका लोप कर दिया जाता है। और लोप करने का मतलब उसको मिटाना नहीं होता है, बल्कि लोप होने के बाद में भी उस अक्षर को मानकर होने वाले कार्य हैं वो होते रहते हैं। तो इसलिए लोप का मतलब गायब होना नहीं होता है। तो यहाँ जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है, यह आप क्लियर कर लें। लोप नहीं होता है बल्कि इत संज्ञा होती है। तो इस तरह से इस 15 का जो प्रश्न है उसका ब आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न दिया गया था आदिरंतेन सहेता इति सूत्रेण संज्ञा भवति। इस सूत्र के द्वारा कौन सी संज्ञा होती है? ऑप्शन दिए गए थे संहिता संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा और संयोग संज्ञा। तो यहां साथियों इस सूत्र के द्वारा प्रत्याहार संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्याहार संज्ञा होती है। कई साथी है उसकी संहिता संज्ञा कर रहे हैं, संहिता संज्ञा नहीं होती है साथियों। संहिता संज्ञा कहते हैं संधि को। किसको कहते हैं? संहिता संधि को कहते हैं, जिसमें पर सन्नी करसय संहिता, पर है सन्नी करसय संहिता, ये इस सूत्र के द्वारा उसकी संहिता संज्ञा होती है। तो यहाँ आदिरंतेन सहेता इस सूत्र के द्वारा प्रत्याहार संज्ञा होती है। प्रत्याहार जो अच आदि प्रत्याहार बनाते हैं उसमें आदिर अंतेन, इसका विच्छेद करेंगे तो आदि प्लस अंतेन, अंतेन स है इता, ये इसका विग्रह होता है इस सूत्र का। तो यानी प्रारंभिक और अंतिम में जो हलंत अक्षर होता है उसको शामिल करते हुए इनके जो मध्यवर्ती वर्ण होते हैं उनकी प्रत्याहार संज्ञा होती है, उनसे प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इस सूत्र के द्वारा प्रत्याहार संज्ञा हुई है। अब देखिए नेक्स्ट 17 का प्रश्न। 17 प्रश्न दिया गया था पाणिनीय तंत्रेषु सूत्रेषु वार्तिकेषु च व्यवहृताम प्रत्याहाराणाम संज्ञा वर्तते। पाणिनीय जो तंत्र और सूत्र हैं और वार्तिक हैं उनमें कितने प्रत्याहारों को व्यवहार में लाया गया है? तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए थे 42, 14, 25 और 9। तो यहाँ 14 तो होते हैं माहेश्वरी सूत्र, 25 होते हैं स्पर्श वर्ण और 9 होते हैं स्वर यानी अच, और प्रत्याहार कितने होते हैं? 42। तो यहाँ प्रत्याहार कितने होते हैं? 42। इस 17 के प्रश्न का ए आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 18 प्रश्न। 18 प्रश्न दिया गया था कति माहेश्वर सूत्रेषु स्वराणाम उल्लेख है अस्ति। कितने माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन आपको दिए गए थे चतुर्नाम, चतुर्सु, चत्वारे, चत्वारी। अब यहाँ ऑप्शन देख करके आप कंफ्यूज हो गए कि अब कौन सा आंसर है वो सही करें। तो इसके लिए साथियों आपको वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना है। जिस विभक्ति में आपसे प्रश्न किया जाए उसी विभक्ति में आपको आंसर देना है। यहाँ देखिए कति माहेश्वर सूत्रेषु, सूत्रेषु पंचमी विभक्ति का बहुवचन है, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो साथियों आपको आंसर है वो भी सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में ही देना है, और सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है चतुर्सु। अब कई साथी चतवारे कर रहे हैं, कई चतुर्नाम कर रहे हैं, कई चतवारे हैं कर रहे हैं। तो चतवारी है वो प्रथमा का बहुवचन है, चतवारे है वो विप्रथमा का बहुवचन है, और चतुर्नाम है वो षष्ठी का बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन है चतुर्सु। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? ब का होगा। कति माहेश्वरी सूत्रेषु, तो चतुर्सु माहेश्वरी सूत्रेषु स्वराणाम उल्लेख है, यानी 4 माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों का उल्लेख हुआ है, और 4 को निकाल दें तो नीचे कितने बचते हैं? 10। 10 जो माहेश्वरी सूत्र हैं उनमें हल यानी व्यंजन वर्णों का उल्लेख किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब देखें नेक्स्ट 19 का प्रश्न। हल प्रत्याहारेषु कति वर्णानाम उल्लेख है संजाते। हल प्रत्याहार है उसमें कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो हल जो वर्ण है उसमें 33 वर्ण होते हैं।
इसमें है उसका 2 बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसको गिनती में 1 बार ही लेना है। तो इस तरह से जो व्यंजन वर्ण है, हल कहते हैं किसको, व्यंजन को। तो जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजन होते हैं 33, और संस्कृत में स्वर को कहते हैं अच, और वो अच होते हैं कितने, 9। तो ये एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो हल प्रत्याहार है, उसमें कितने वर्णों का उल्लेख होता है, 33 का होता है। तो इस 19 के का ए आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 20 का प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न। ऊष्म वर्णाः सन्ति ही। ऊष्म वर्ण होते हैं, किसको कहते हैं ऊष्म वर्ण, सल, यण, हल और अच। तो यण है वो तो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण। हल होते हैं वो होते हैं व्यंजन वर्ण, और अच होते हैं वो होते हैं स्वर। तो यहाँ जो सल है वो होते हैं ऊष्म वर्ण। तो इस तरह से इस 20 का जो प्रश्न है उसका ए आंसर है वो ही सही होगा। इसी के साथ में आपकी ये टेस्ट सीरीज की सारी प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूँ। स्पर्श वर्ण है वो होते हैं 25। अंतस्थ मैंने बता दिया, हल आपको बता दिया, और हल व्यंजन होते हैं, और स्वर है उसको अच कहते हैं। तो इस तरह से साथियों मैंने दोनों टॉपिक से आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपके किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। और लगभग जो डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक SLT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का